गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको देखा जाए। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? टॉपिक का नाम हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक सर्किट बनाया। ब्रिज का मतलब यहाँ पर हो गया सर्किट। ब्रिज का मतलब हो गया सर्किट। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन नाम के वैज्ञानिक ने एक सर्किट बनाया, एक परिपथ बनाया। ब्रिज का मतलब यहाँ परिपथ है। इन्होंने एक विशेष प्रकार का सर्किट बनाया। व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्पेशल सर्किट बनाया, एक विशेष प्रकार का ब्रिज बनाया, परिपथ बनाया, जिसमें 4 रेसिस्टेंस है। देखिए R1, R2, R3, R4। इसमें कितना रेसिस्टेंस है? 4 रेसिस्टर्स, जिसका नाम है R1, R2, R3, R4। इसमें कितना ब्रांच है? 4 ब्रांच, 4 शाखाएं हैं। पहला ब्रांच है AB, दूसरा ब्रांच है BC, तीसरा ब्रांच है AD और चौथा ब्रांच है DC। तो 4 ब्रांच है, 4 रेसिस्टर है, और यह एक विशेष प्रकार का इन्होंने सर्किट बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए यह जो सर्किट है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक बैटरी है। बैटरी से कितने एम्पियर का करंट आ गया? I1 प्लस I2। यह करंट जब यहाँ पर आएगा पॉइंट A पर, तो यह 2 भाग में बट जाएगा। I1 चला गया इधर, I2 चला गया इधर। जब I1 बहते बहते यहाँ पर आएगा तो तब यह भी 2 भाग में बटेगा। अगर मान लो B का वोल्टेज ज़्यादा होगा D से, यहाँ पर 3 केस संभव है। पहला, अगर बिंदु B का वोल्टेज अधिक होगा बिंदु D से, अगर पॉइंट B का पोटेंशियल मान लो यह 10 वोल्ट है या 8 वोल्ट है, तो इसका मतलब करंट किधर से किधर फ्लो होगा? ऊपर से नीचे। लेकिन अगर मान लो D का वोल्टेज अधिक है B से, यह मान लो 10 वोल्ट पर है, यह 8 वोल्ट पर, तो करंट नीचे से ऊपर फ्लो होगा। अगर दोनों का विभव बराबर है, VT बराबर VB है, अगर ऐसा है कि दोनों का वोल्टेज सेम है, यह भी 10 वोल्ट पे है, यह भी 10 वोल्ट पे है, तब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया। अगर B का विभव D से अधिक है तो करंट ऊपर से नीचे। देखिए करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो अगर B का पोटेंशियल अधिक होगा D से, तो करंट B से D की ओर फ्लो होगा। अगर D का पोटेंशियल B से अधिक होगा तो करंट D से B की ओर फ्लो होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ये वाला जो ब्रांच है, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये G का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर। G का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि यह इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज भी मापता है, लेकिन यहाँ पर समझिए गैल्वेनोमीटर का काम है करंट या वोल्टेज को मापना। सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको ये मेजर करता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, क्योंकि हर एक उपकरण का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए इसका प्रतिरोध है G ओम। इस गैल्वेनोमीटर का, यह गैल्वेनोमीटर एक मशीन होता है जिसमें निडिल होता है लगा हुआ। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि निडिल होता है। अगर इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो निडिल जो है इधर घूम जाएगा 5 एम्पियर पे। यह 0 एम्पियर है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो निडिल ऐसे घूम जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है तो इधर भी रहता है 1, 2, 3, 4, 5। तो करंट अगर ऊपर से नीचे फ्लो होगा तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा, नीचे से ऊपर फ्लो होगा तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा। तो गैल्वेनोमीटर में एक सुई होता है जो डिफ्लेक्ट होता है, जो विक्षेपित होकर आपको सर्किट में बहने वाले करंट के बारे में जानकारी देता है, उसका वैल्यू बताता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर का सुई, निडिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सुई। ये जो निडिल है इसको हिंदी में बोलते हैं सुई। अगर यह सुई विक्षेपित होता है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है।
अगर नीडल विक्षेपित नहीं होता, मान लो नीडल बिल्कुल अस्थिर रह गया, तो इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर किसी ब्रांच से करंट फ्लो होगा और उस ब्रांच में अगर गैल्वेनोमीटर आपने लगा के रखा है, तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई होता है वो जरूर डिफ्लेक्ट होगा, वह जरूर विक्षेपित होगा। अगर धारा का प्रवाह नहीं होगा तो सुई का विक्षेप कितना होगा, 0 होगा। यह नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 कंडीशन होता है, एक होता है बैलेंस्ड कंडीशन और एक होता है अनबैलेंस्ड कंडीशन। एक होता है संतुलित अवस्था और दूसरा होता है असंतुलित अवस्था। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह जो सर्किट है, इस ब्रिज का 2 कंडीशन होता है, एक होता है बैलेंस्ड कंडीशन, एक होता है अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन किसको कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन उसको कहते हैं जिसमें B और D दोनों बिंदु का विभव सेम हो जाए, VB बराबर VD, अर्थात इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो ना हो, यानी करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। IG का मतलब हो गया, I का मतलब करंट, G का मतलब गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से। तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से अगर करंट फ्लो नहीं होगा तब ब्रिज मेरा किस कंडीशन में होगा? बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कंडीशन तब होता है जब VB बराबर VD नहीं होता है, अर्थात जब या तो VB बड़ा हो जाए VD से या फिर VD बड़ा हो जाए VB से। यह दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा, चाहे करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो या करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो, लेकिन करंट फ्लो होगा। और अगर ऐसा होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड। ठीक है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो B और D का विभव सेम होगा और इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा तो इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा, चाहे ऊपर से नीचे फ्लो हो या नीचे से ऊपर। यह निर्भर करता है, अगर B का विभव D से अधिक होगा, B का वोल्टेज D से अधिक होगा तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, अगर D का वोल्टेज B से अधिक होगा तो करंट नीचे से ऊपर फ्लो होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में रहेगा, उसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को निकालेंगे, यानी बैलेंस होने का कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहले इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इसमें किस प्रकार से हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बैटरी से कुल कितना करंट निकला? I1 प्लस I2। यह करंट जब बिंदु A पर आएगा तो यह 2 भाग में बट गया, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। चूंकि मेरा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यह जो करंट I1 एम्पियर का यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर यह I1 एम्पियर सीधा इधर चला जाएगा, इधर बटेगा नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि I1 एम्पियर यहाँ पर आकर 2 भाग में बट जाएगा। यह 2 भाग में तब बटता जब ये अनबैलेंस होता, लेकिन चूंकि ये बैलेंस है इसीलिए इधर से तो कोई करंट जाएगा नहीं। तो जब इधर से कोई करंट नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन कितना बताएगा? 0। नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अरे करंट जाएगा तब तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, करंट जाइबे नहीं करेगा तो नीडल कहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा? तो यह I1 एम्पियर का करंट सीधा किधर फ्लो हो जाएगा? इधर। और I2 एम्पियर का करंट सीधा किधर फ्लो हो जाएगा? इधर, क्योंकि इस ब्रांच में तो जाएगा नहीं, यह बैलेंस है, इसीलिए यह दोनों बिंदु का विभव बराबर है। तो I2 एम्पियर इधर आएगा, इधर से I1, इधर से I2, तो यह दोनों जुटकर इस ब्रांच में कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब पिछले क्लास में आपने किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ा था या जंक्शन लॉ। इस जंक्शन पर कितना करंट आ रहा? I1 I2,
तो कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2, यह दोनों करंट आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जितना करंट निकला निगेटिव प्लेट में आकर उतना ही करंट चला गया। ठीक है, तो यह मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, संतुलित है। बैलेंस अगर होगा तो B और D का विभव बराबर होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी डिफ्लेक्शन क्या होगा, नीडल का 0 होगा, डिफ्लेक्शन बराबर 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल होता है उस नीडल का विक्षेप क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब हमको वह कंडीशन निकालना है, बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, A B D A B D A इन क्लोज्ड लूप A B D A। ध्यान से देखिएगा, A B D A यह एक बंद लूप है। इस बंद लूप में आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। हमने पढ़ाया था, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक किरचॉफ का करंट लॉ था, एक वोल्टेज लॉ था। करंट लॉ कहाँ पे लगता है, जंक्शन पे। वोल्टेज लॉ कहाँ लगता है, किसी बंद लूप में लगता है। तो यह जो बंद लूप है A B D A, इस बंद लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो चलिए हम बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं और घूम कर फिर बिंदु A पर आते हैं। तो चलते हैं, बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं। यह कितना वोल्ट खाएगा, I1 R1, चूंकि करंट के दिशा में जा रहे हैं तब प्लस I1 R1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 R1। फिर चलते चलते आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए इसका कितना प्रतिरोध है, G ओम है। यह जो गैल्वेनोमीटर है इसका अपना रेसिस्टेंस कितना है, G ओम, लेकिन इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसीलिए यह कुछ भी वोल्टेज नहीं खाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी प्रतिरोध तब वोल्टेज खाएगा जब उससे करंट फ्लो होगा, इससे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इधर आए, यह कितना वोल्टेज खाएगा, I2 R3, लेकिन चूंकि हम जा रहे हैं इधर और धारा बह रहा है इधर, उल्टा जा रहे हैं, इसलिए माइनस I2 R3। अब कहाँ पहुँच गए, A पर, तो बराबर 0। सारे वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा, 0। अब इसको आगे बढ़ेंगे, I1 R1 बराबर I2 R3। यहाँ से I1 और I2 का रेशियो कितना निकलेगा, R3 बटा R1। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए एक और लूप है B C D B, फिर से देखिए B C D B, इन क्लोज्ड लूप B C D B। बिंदु B से चलना प्रारंभ करिए, चलिए इधर चलिए, कितना वोल्ट खाएगा, I1 R2, चूंकि करंट के दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस I1 R2। फिर इधर आइए, यह कितना वोल्ट खाएगा, I2 R4, लेकिन करंट के उल्टा जा रहे हैं, करंट जा रहा है इधर, हम आ रहे हैं इधर, तो माइनस I2 R4। फिर जब इधर जाएंगे तो इसमें तो कोई करंट नहीं है, इसलिए ये कोई वोल्टेज नहीं खाएगा। फिर बिंदु B पर पहुंच गए, बराबर 0। यहाँ से निकल जाएगा I1 R2 बराबर I2 R4। इसको सॉल्व करने पर आएगा I1 बाई I2, I2 को इधर ले आएंगे, R4, R2 चला जाएगा नीचे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। LHS कितना है, I1 बाई I2, इसका LHS कितना है, I1 बाई I2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो चलिए RHS को हम बराबर कर लेते हैं। RHS कितना है, R3 बाय R1, इसका RHS कितना है, R4 बाय R2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, चूंकि दोनों समीकरण का LHS सेम है, इसका भी LHS है I1 बाई I2, इसका भी LHS है I1 बाई I2, तो दोनों का RHS भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R3 इंटू R2 बराबर R1 इंटू R4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से निकलेगा R1, R2 को इसके नीचे डाल दो, बराबर R3, R4 को इसके नीचे डाल दो। तो कंडीशन क्या मिल गया,
कंडीशन मिल गया R1/R2 बराबर R3/R4, यह जो कंडीशन है यही आपका हो गया बैलेंस कंडीशन। तो बताइए कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है? कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होता है जब R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर हो। मान लो R1 का वैल्यू है 50 ओम, R2 का वैल्यू है 100 ओम, R3 का वैल्यू है 4 ओम, R4 का वैल्यू है 8 ओम। अब जरा देख कर बताओ, चेक करके बताओ कि यह बैलेंस है या नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट से चेक करते हैं। R1 और R2 का रेशियो निकालो। तो R1 है 50 ओम, R2 है 100 ओम, तो यह रेशियो आएगा कट के 1/2। उसी प्रकार R3 और R4 का रेशियो निकालो। R3 का मान है 4 ओम, R4 का मान है 8 ओम, तो यह कट कर आएगा 1/2। तो दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। चूंकि दोनों रेशियो इक्वल है इसीलिए यह व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। दोनों रेशियो इक्वल है इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन को याद रखेंगे, कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर होगा। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी बैटरी से जो करंट आएगा वो सीधा किधर जाएगा? देखो तो यह जो करंट आएगा यह दो भाग में बटेगा। फिर यहाँ I1 किधर चला जाएगा? इधर, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। I2 किधर जाएगा? इधर, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब जो करंट इससे फ्लो होगा वही करंट इससे भी फ्लो होगा। इसका मतलब ये ब्रांच बेकार हो गया, इस ब्रांच का रहना या ना रहना कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। तो अब देखिए R1 और R2 किस में हो गया? सीरीज। दो प्रतिरोध, दो रेसिस्टेंस सीरीज में तब होता है जब सेम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ देखो, इससे भी I1, इससे भी I1, तो R1 R2 हो गया सीरीज में। उसी प्रकार इस दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो यह दोनों सीरीज में हो गया। लेकिन ये और ये किस में चला जाएगा? पैरेलल में। एक क्वेश्चन जरा देखिए, फोर ओम, 4 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 100 ओम। पॉइंट ए, पॉइंट बी। प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच यहाँ पर 5 रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। पांचों रेसिस्टेंस को जोड़कर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान बताना है। तो अब यहाँ पर यह देखना होगा कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ध्यान से देखिए, यह एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब चूंकि R1 और R2 का अनुपात कितना आएगा? R1 और R2 का अनुपात आएगा 4/4 यानी 1। R3 और R4 का अनुपात कितना आएगा? R3 और R4 का रेशियो आ जाएगा 6/6 यानी 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर है, इसलिए यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यह बैलेंस है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब इस ब्रांच से करंट फ्लो ही नहीं होगा तो यह ब्रांच बेकार हो गया, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस ब्रांच का रहना ना रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। तो इस ब्रांच को इसलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो करंट आएगा, मान लो यहाँ से कितना करंट आया, मान लो 50 एम्पियर आया, इधर कितना गया, मान लो 30 एम्पियर, इसमें कितना गया 20 एम्पियर। तो जो करंट इससे पास होगा वही करंट इससे भी फ्लो होगा। ये दोनों किस में हो जाएगा? सीरीज। तो 4 सीरीज 4, फिर ये दोनों किस में है? सीरीज, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। 6 सीरीज 6, ये दोनों क्या है? पैरेलल,
तो ब्रैकेट में डाल के इसको पैरेलल लिख देंगे। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सॉल्व करेंगे, 4 4 कितना हो गया 8 पैरेलल, 6 6 कितना हो गया 12। अब 8 और 12 ये दोनों पैरेलल कैसे निकालेंगे, 8 गुना 12 बटे 8 प्लस 12, 12 8 96, 12 8 20, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4.8 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 4.8 ओम। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट बताइएगा। टू ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 7 ओम। क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो चूंकि R1 और R2 का रेशियो आएगा 1:1, R3 और R4 का भी रेशियो आएगा 1:1, तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो ये वाला ब्रांच बेकार हो गया, इसको हटा दो। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 और 3 सीरीज में है, तो कितना हो गया 6, और ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पैरेलल लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुना 6 बटे 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 24 बटे 6 4 10, 2.4 ओम। यही हो गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिएगा, 4 से 5 बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का कंडीशन निकालिए। यह पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 नंबर में। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।